तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग आज 35 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बिहार बोर्ड में जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है इस वर्ष से 2021 के लिए, वो बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। और इससे पहले बता दूँ, यदि आप लोगों ने इसके पहले पार्ट 3 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर क्लिक करके वहाँ भी जाकर देख सकते हो। तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर देख सकते हो आप। और हिंदी का भी सेट अपलोड किया गया है, जाकर देख सकते हो। वहाँ ऑब्जेक्टिव को मैंने कवर कर दिया हूँ और इसमें हम लोग आज 35 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले बता दो, यदि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर एक शेयर करें ताकि उन्हें भी लगे ऑब्जेक्टिव की तैयारी यहाँ की जाती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है। एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 इंटू 10⁻⁹ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग एक स्टेट कूलम निकालते हैं तो स्टेट कूलम में सिर्फ होता है 3 × 10⁻⁹ और एक स्टेट लगा देते हैं हम लोग तो उसे 1/3 इंटू 10⁻⁹ हो जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग गलती से भूल कर बी नहीं मारिएगा, क्योंकि एक स्टेट कूलम बराबर होता है लेकिन एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। धातु का परावैद्युतांक आप लोगों को पता होगा, क्योंकि उनका एक इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट। तो इसमें अगर इन्फिनिट नहीं दिया हो तो उसका राइट आंसर अल्फा हो जाएगा। इन्फिनिट अगर नहीं दिया हो तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक फैराड बराबर कितना होता है। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम में होता है। 96,500 कूलम में होता है, सी। राइट आंसर बी हो जाएगा, कूलम में होता है वो, वोल्ट में और न्यूटन में नहीं होता है, कूलम में होता है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिमाण है। जो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ, वो किसका परिमाण है आप लोगों को पता होगा। विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारे के बीच प्रतिरोध क्या होगा। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में अगर मोड़ा गया हो तो उसका जो किनारे का व्यास होगा वो कितना होगा, तो 3 ओम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसे 3 भागों में तोड़ कर करते, एक तार को अगर हम लोग मोड़ते हैं तो 3 भागों में आता है, तो उसे हम लोग जब इसका न्यूमेरिकल जब हम इसका टाइप लाएंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे। अभी हालांकि ये क्वेश्चन अभी समझे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 ओम। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल कितना होता है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल कितना होता है, वो कितना होता है, घटता है। जब भी हम लोग चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ाते हैं तो उसकी दोलनिक गति परिवर्तित होती है, तो वो क्या हो जाता है, घट जाता है, हमेशा डिक्रीज हो जाता है, घटता है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर क्या होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच कौन सा संबंध या कौन सा कालांतर जो होता है वो कितना होता है, π/2 होता है, π/2। राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग और जो विद्युतीय क्षेत्र होता है उन दोनों में π/2 का एक कालांतर संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के बीच जो फाई कोण का कालांतर होता है तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, यानी शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या हो जाएगा। 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा, cos फाई इसका हो जाएगा। जब भी हम लोग इसके विभवांतर ईएमएफ मात्रक निकालते हैं, ईएमएफ सेल का, तो उसका जो वाटर जो होता है पावर शक्ति, उसका जो शक्ति गुणांक होता है वो cos फाई में आता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत यानी ईएमएफ सेल के बीच लगने वाला कालांतर क्या होता है। इन दोनों के बीच लगने वाला कालांतर 0 होता है। जब भी हम लोग प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेट करंट में अनुनाद की अवस्था और धारा का जो ईएमएफ होता है उन दोनों के बीच 0 होता है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसके फाई कोण का कालांतर में cos फाई होता है, यानी cos जो फाई कोण का कालांतर होता है उसमें शक्ति गुणांक cos फाई होता है, और जो इन दोनों के बीच अनुनाद की अवस्था में 0 होता है।
अगला क्वेश्चन है प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का मात्रक क्या है? प्रतिघात का मात्रक ओम होता है और प्रतिबाधा का एसआई मात्रक भी ओम ही होता है। आप लोगों को एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए बहुत ही हाईलाइट्स क्वेश्चन है ये सब कि प्रतिबाधा, प्रतिघात और जो प्रतिरोध होता है, इन तीनों का एसआई मात्रक एक ही होता है, ओम होता है, जिसे हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तप्त एमीटर तार मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या। जो हमारा एक तप्त एमीटर तार किसको माप सकता है? वो एक मूल औसत वर्ग मान को माप सकता है, 1/√2 को माप सकता है, मूल औसत वर्ग मान को माप सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आभासी धारा क्या होती है। आभासी धारा क्या होती है? शिखर धारा /√2 होता है, 1/√2 इसी का आता है, शिखर धारा /√2, मूल औसत वर्ग मान। राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात कितना होता है। मूल्य माध्य वर्ग मान का मान 1/√2 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मूल औसत वर्ग मान, मूल औसत यानी मूल्य माध्य वर्ग मान का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। वही सिर्फ वर्ग पूछे, वर्ग मान नहीं पूछे तो वर्ग का सिर्फ √2 हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1/√2। गामा किरणें किसकी तरह होती है? गामा किरण किसकी तरह व्यवहार करता है? ऐसा भी क्वेश्चन दे दे तो 15 का राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, एक्स किरण की तरह। जो हमारे एक्स रे होता है, एक्स रे, उसी की तरह गामा किरण भी व्यवहार करती है और सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा किरण की ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम क्या होता है। अधिकतम कब होता है? जब उसका किरण कहाँ से, कांच में पानी में जाए या कांच से वायु में जाए या हीरे से वायु में या पानी से वायु में जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है? जब क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है। किस वे में होता है? आप लोगों को पता होगा कि कांच से पानी में जब जाता है, कांच से जब पानी में जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो विवर्तित होकर पानी के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसी के कारण वो क्रांति कोण का मान अधिकतम हो जाता है जब कांच से पानी के अंदर जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है। प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? यानी मुड़ने की क्रिया क्या क्या हम लोग बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब प्रकाश की किरणें मुड़ती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। एक स्थान से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और उसी दिशा में वापस आ जाना उसे हम लोग परावर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता 5 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसे दशमलव में निकालेंगे तो 1 करेंगे और जो 1/20 होता है तो इसको हम लोग 100 करेंगे तो 100/20 यानी 20×25 100। राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि एक F1 है और एक F2, दोनों की फोकस दूरी को अगर दो पतले लेंसों के साथ हम लोग उसे संयुक्त कर देंगे तो उन दोनों के लगने वाला लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगा। उन दोनों में लगने वाला जो लेंस का फोकस दूरी हो जाएगा वो F1 और F2 बटा F+F1 यानी F1 + F2। राइट आंसर डी हो जाएगा। जब हम लोग इन दोनों को लेंस को मिलाएंगे तो F1 और F2 तो मिल सकता है और एक दूसरे को संपर्क कराएंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F1 + F2 हो जाएगा। तो F1/F1 यानी F1 F2 बटा F1 + F2। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विउत्तल यानी द्विउत्तल लेंस को हम लोग, उसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। तो इन दो लेंस है जिसमें से एक का 10 सेंटीमीटर और दूसरे का 15 सेंटीमीटर है। तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है। अगर इसका अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल हालांकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में 70 क्वेश्चन जिस प्रकार से देगा उस प्रकार से बच्चे अपने चूज करके आंसर को टिक कर सकते हैं। हालांकि ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक क्या होता है। वो कौन सा लेंस को उपयोग करेगा कि वो उसे साफ साफ दिखाई दे, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। जो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सके उसे हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर की वस्तु यानी दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसे निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई देने के लिए उसे हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी दूरबीन टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप के अभिदृश्यक एक नेत्रिका की फोकस दूरी कम से कम 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तो इसका दूरबीन का आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा। दोनों दूरबीन का आवर्धन क्षमता 10 यानी 10 सेंटीमीटर, दोनों का आवर्धन क्षमता 10 हो जाएगा।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हालांकि। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मात्रा कितना होता है, 1.9 इंटू 10 जो होता है हम लोग -19 कूलम केजी, कूलम पर केजी। राइट आंसर सी हो जाएगा 23 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा क्या मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण एक है, क्या है अल्फा कण, आप लोगों को पता होगा कि वो एक हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है जो हीलियम में उपस्थित रहता है, इसलिए हीलियम में उपस्थित रहने के कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस में रहता है। अगला क्वेश्चन कि बीटा किरणें तीव्रगामी होता है, किसके कारण होता है। बीटा किरणें किसके कारण से वो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। बीटा किरणें में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति में रहता है। बीटा किरणें क्या करते हैं, तीव्रगामी में इलेक्ट्रॉन के कारण रहते हैं। और अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए वेधन क्षमता महत्तम सबसे ज़्यादा होता है। तो वेधन क्षमता आप लोगों को पता होगा, गामा किरण की सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है। और गामा किरण में क्या उपस्थित रहता है, एक्स किरण उपस्थित रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर सकते हो, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा किरण में होती है। और गामा किरण में मौजूद कौन सा किरण होता है, तो एक्स किरण होता है, एक्सरे होता है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से मूल कण सा नहीं है, यानी मूल कौन सा नहीं है, अल्फा कण जो है, अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है। हालांकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीनों का समस्थानिक गुण के चलते ये तीनों एक मूल कण होता है, लेकिन उसमें अल्फा कण मूल कण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मूल कण कौन नहीं होता है, अल्फा कण होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोलर रोड्स बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो कैडमियम की बनी होती है। कैडमियम का छड़ जो नाभिकीय रिएक्टर किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोलर के लिए किया जाता है, कैडमियम की छड़ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक पीएन संधि जो है डायोड का अग्र अवनिधि होता है, तब उसमें क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि जब तीव्रगामी से होता है पीएन संधि का, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रचारी की ऊंचाई घट जाती है। जो प्रचारी होता है यानी प्राचीर जो होता है विभव का प्रचारी, वो सबसे अधिक मात्रा में घटने लगते हैं, उसकी ऊंचाई जैसे जैसे जाती है वो घट जाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर की नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। नाभिक से जो अल्फा कण होता है वो कितने यानी परमाणु संख्या से कितने से घटने लगता है, वो 2 से घटने लगता है। जब अल्फा कण का मान उत्सर्जित होता है तो उसका परमाणु संख्या 2 से घटने लगता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन के एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या हो जाती है। यानी सिलिकॉन का एक अर्धचालक है और उसमें हम लोग बाहर से कुछ भी पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी बढ़ जाती है, बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में आप लोगों को पता होगा कि उसमें बीबर होता है, होल होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप में वीबर होता है यानी होल होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर एन टाइप पूछे तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप में होल होता है। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है। माइक्रोफोन द्वारा आप लोगों को पता होगा कि एक ध्वनि जो होता है, ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन करता है। जो ध्वनि होता है हम लोग माइक्रोफोन यानी जो हम लोग आवाज़ को सुन सकते हैं एक दूसरे से दूसरे जगह पर, तो ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता को धारा में परिवर्तन कर देना। राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मॉड्यूलन वह युक्ति है जिसमें क्या होता है। तो मॉड्यूलन वह एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक रेडियोवाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित की जाती है। जो एक ऐसा रेडियोवाहक है जहाँ पर जानकारी को एक अंकित किया जाता है, मॉड्यूलन, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब मॉड्यूलन 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकता है क्या। एक स्थिर विद्युत क्षेत्र वो क्या उत्पन्न कर सकता है, केवल विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वो उत्पन्न कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सिर्फ वो उत्पन्न कर सकता है। जब भी वो स्थिर रहता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में विद्युत क्षेत्र को ही उत्पन्न करता है, ना कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय नहीं होगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें 35-36 क्वेश्चन कवर कर लिया हूँ। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।